नाभिकीय त्रिज्या मापन की विधियाँ। तो नाभिकीय त्रिज्या मापन की यहाँ पर कुछ 6 विधियाँ हैं। रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा हम नाभिक की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। मेसोनिक अक्सकिरण विधि द्वारा कर सकते हैं। होफस्टेडर विधि द्वारा कर सकते हैं। फोर्थ है तीव्र गति न्यूट्रॉनों के नाभिक से प्रकीर्णन द्वारा भी हम नाभिक की त्रिज्या का मान ज्ञात कर सकते हैं। तीव्र गति के इलेक्ट्रॉनों के नाभिक से प्रकीर्णन द्वारा भी हम नाभिक की त्रिज्या का मान ज्ञात कर सकते हैं। किसी परमाणु के द्रव्यमान तथा बंधन ऊर्जा हेतु साम्य आनुभाविक सूत्र या अर्धमूलानुपाती सूत्र द्वारा भी हम नाभिक की त्रिज्या का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली हमारी नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करने की विधि है रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा नाभिक की त्रिज्या का आंकलन। रदरफोर्ड के अनुसार अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के निष्कर्षानुसार परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान एक अत्यल्प आयतन में केंद्रित होता है जिसे नाभिक कहते हैं तथा नाभिक की आकृति गोलाकार होती है। अतः रदरफोर्ड ने नाभिक के आकार के मापन हेतु अल्फा कणों की नाभिक पर बौछार कराने पर पाया कि अल्फा कण नाभिक से एक निकटतम दूरी तक ही पहुंच पाते हैं। मतलब अल्फा कण है नाभिक की कुछ निश्चित दूरी तक ही पहुंच पाते हैं, उसके बाद वो प्रतिकर्षित हो जाते हैं और वापस अपनी दिशा में या किसी कोण पर लौट जाते हैं। यदि अल्फा कण का आकार नगण्य माना जाए तो यह निकटतम पहुंच की दूरी ही क्या कहलाती है? नाभिक की त्रिज्या। यह नाभिक की त्रिज्या के लगभग हो सकती है, नाभिक की त्रिज्या उससे कम हो सकती है, अधिक तो हो ही नहीं सकती। देखिए यहाँ पर यह अल्फा कण दिखाया गया है जिसका m द्रव्यमान है, v वेग है। यहाँ पर कैपिटल M नाभिक दिखाया गया है। अल्फा कण इससे d नोट दूरी पर आता है। यहाँ पर क्या होता है कि अल्फा कण की गतिज ऊर्जा इन दोनों कणों की कुलामिक स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाती है। तो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के बराबर होने के कारण यह अल्फा कण वापस लौट जाता है। तो ये अल्फा कण नाभिक से d नोट दूरी तक ही पहुँच पाता है। तो यह इसकी निकटतम पहुँच की दूरी कहलाती है और यही लगभग नाभिक की त्रिज्या के बराबर है यदि अल्फा कण को का जो साइज है उसे नगण्य माना जाए तो। चित्रानुसार जब रदरफोर्ड ने अल्फा कणों को नाभिक पर आपतित किया तो उन्होंने प्रेक्षित किया कि जैसे जैसे अल्फा कण नाभिक की ओर गति करते हैं वैसे वैसे नाभिक व अल्फा कणों के मध्य कूलाम बल प्रतिक्रिया अधिक होती जाती है, जिससे अल्फा कणों की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती जाती है तथा एक निश्चित दूरी पर अल्फा कण की संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। इस स्थिति में क्षणिक रूप से अल्फा कण विरामावस्था में आ जाता है। अतः नाभिक व अल्फा कण के मध्य की दूरी निकटतम पहुंच की दूरी या निकटतम उपगमन दूरी कहलाती है। निकटतम पहुंच की दूरी की अवस्था में अल्फा कण 180 डिग्री कोण से प्रकीर्णित होकर पुनः अपने मार्ग पर लौट जाता है। अतः निकटतम पहुंच की दूरी की अवस्था में गतिज ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा के। अतः हाफ mv² इज इक्वल्स टू स्थितिज ऊर्जा है k q1 q2 अपॉन r। q1 है 2e क्योंकि अल्फा कण है, q2 है ze जहाँ ze नाभिक का आवेश है, r निकटतम पहुंच की दूरी या उपागमन दूरी है d नोट। तो यहाँ से हाफ mv² इज इक्वल्स टू हो जाएगा k 2e ze अपॉन में d नोट। यहाँ से हाफ mv² इज इक्वल्स टू 2k ze² अपॉन में d नोट। तो यहाँ से d नोट अधिकतम पहुंच की दूरी हो जाएगा 2k ze² अपॉन में हाफ mv²। हाफ mv² गतिज ऊर्जा है तो इसे e लिख देंगे तो अधिकतम पहुंच की दूरी d नोट हो जाएगा 2k ze² अपॉन में e। तो d नोट 4k ze² अपॉन mv² हो जाएगा। अगर e को हाफ mv² लिखा तो d नोट दोनों में से कोई भी हम काम में ले सकते हैं। d नोट का मान या तो e की फॉर्म में लिख लो, e को हाफ mv² लिखोगे तो हो जाएगा 4k ze² अपॉन में mv²। हम इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं। हमारी पहली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, यदि स्वर्ण नाभिक जिसका z इज इक्वल्स टू 79 है तथा अल्फा कण की गतिज ऊर्जा 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो निकटतम पहुंच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम निकटतम पहुंच की दूरी का सूत्र है हमारे पास d नोट इज इक्वल्स टू 2k ze² अपॉन में कैपिटल E। यहाँ हमें दिया गया है z 79 है, k हम जानते हैं कांस्टेंट 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलाम स्क्वायर है, जहाँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश है जिसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। कैपिटल E गतिज ऊर्जा 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल होते हैं। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गतिज ऊर्जा हमारे पास जूल में आ जाएगी। अब इन सब की वैल्यू
फॉर्मूले में रख देंगे तो हमारे पास डी नोट आ जाएगा 2 × 9 × 10⁻⁹ इंटू 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर अपोन में ई की वैल्यू रख देंगे 8 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास डी नोट की वैल्यू आ जाएगी 284.4 फर्मी। तो यहाँ पर हमारे निकटतम पहुँच की दूरी आ गई है 284.4 फर्मी, ये हमारे निकटतम पहुँच की दूरी है। अब सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। उस प्रकीर्णन कोण थीटा का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अल्फा कण के संघात पैरामीटर का मान निकटतम उपागम दूरी के बराबर हो, मतलब संघात पैरामीटर होना चाहिए निकटतम उपागम दूरी के। तो संघात पैरामीटर हमारा बी है, वो किसके इक्वल होगा, डी नोट के। तो बी को डी नोट के इक्वल करेंगे तो यहाँ पर डी नोट हमारे पास है 2kZe² अपोन में ई, और बी है हमारे पास में जो कि संघात पैरामीटर है kZe² अपोन कैपिटल ई कोट θ/2। डी नोट और बी नोट की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारे पास से आ जाएगा कोट θ/2 की वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहाँ से θ/2 आ जाएगा कोट इनवर्स 2 और थीटा आ जाएगा 2 कोट इनवर्स 2। यही हमसे प्रकीर्णन कोण ही पूछा था, थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी थी हमें। तो हमारे पास थीटा आ चुका है 2 कोट इनवर्स 2। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, यदि रदरफोर्ड के प्रयोग में 90 डिग्री के कोण पर प्रकीर्णित होने वाले कणों की संख्या 36 प्रति मिनट हो तो 60 डिग्री तथा 120 डिग्री के कोणों से प्रकीर्णित होने वाले कणों की दर ज्ञात कीजिए। हमारे पास 90 डिग्री के कोण पर प्रकीर्णित होने वाले कणों की संख्या प्रति मिनट दी हुई है और हमसे 60 डिग्री और 120 डिग्री के लिए पूछा है। तो प्रकीर्णित कणों की संख्या n थीटा होती है, n जो हमारे पास थे अपोन में ई ZE² अपोन 8πε0 r का होल स्क्वायर कोसेक² θ/2। यहाँ पर n थीटा है कोसेक² θ/2 के समानुपाती, कोसेक 4 θ/2 के समानुपाती होता है, ये बाई मिस्टेक 2 लिखा गया। तो n थीटा हो जाएगा k अपोन में sin 4 θ/2। तो जब थीटा 90 डिग्री है तो n थीटा 36 दिया है, तो 36 हो जाएगा k अपोन में 1 अपोन sin 4 90/2। तो 90/2 45 डिग्री हो जाएगा और sin 45 डिग्री होता है 1/√2, तो ये की पावर 4 है तो 1/4 आ जाएगा। तो k की वैल्यू आ जाएगी 36/4 9। अब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री के लिए प्रकीर्णित अल्फा कणों की दर ज्ञात करनी है तो k की वैल्यू पुट कर देंगे n थीटा इज इक्वल टू 9 अपोन में sin 30 डिग्री की पावर 4। तो यहाँ से sin 30 डिग्री होता है 1/2 और इसकी पावर 4 है तो 2 की पावर 4 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास n थीटा आ जाएगा 144 प्रति मिनट। अब यही हमें थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री के लिए निकालना है। तो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री पर प्रकीर्णित अल्फा कणों की दर n थीटा इज इक्वल टू 9 अपोन में k की वैल्यू रखेंगे, k की वैल्यू 9 है, sin 60 डिग्री की पावर 4। sin 60 डिग्री होता है √3/2, तो √3/2 की पावर 4 करेंगे तो 9 इंटू आ जाएगा 2 की पावर 4 अपोन में √3 की पावर 4 16/9। तो हमारे पास n थीटा आ जाएगा 16 प्रति मिनट। तो इस तरह से अगर हमें एक एंगल पर प्रति मिनट प्रकीर्णन की दर दी हुई हो, प्रकीर्णन की दर दी हुई हो या प्रति मिनट प्रकीर्णित कणों की संख्या दी हुई हो तो हम अन्य कोणों पर भी प्रकीर्णित होने वाले कणों की दर ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के अल्फा कण किसी तांबे की पन्नी से, तांबे के लिए Z इज इक्वल्स टू 29 होता है, प्रकीर्णन कोण थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री पर प्रकीर्णित होते हैं तो संघात पैरामीटर की परिकलन करना है, संघात पैरामीटर की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो B होता है kZe² अपोन कैपिटल E कोट θ/2। यहाँ पर हमें पता है कि 9 × 10⁻⁹ होता है, Z की वैल्यू दी गई है 29, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, थीटा की वैल्यू हमें दी गई है 60 डिग्री और E दी गई है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 5 इंटू मेगा है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो आता है 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास B आ जाएगा 1.441 इंटू 10⁻15 मीटर, या इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻15 मीटर। तो ये 1 फर्मी के इक्वल आ जाती है, किसकी वैल्यू, संघात पैरामीटर की वैल्यू।
अब हमारे पास नाभिकीय त्रिज्या ज्ञात करने की दूसरी विधि है मेसोनिक अक्सकिरण विधि द्वारा नाभिकीय त्रिज्या का मापन। जब उच्च ऊर्जा वाले प्रोटॉन को नाभिक पर बौछारित करवाया जाता है, नाभिक पर जब उच्च ऊर्जा वाले प्रोटॉनों की बौछार करवाई जाती है तो नाभिकीय कण मेसोन पाई प्लस या पाई माइनस से जिसे लिखते हैं ऊर्जा ग्रहण कर उत्तेजित हो जाता है तथा नाभिक से इनका उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। पाई प्लस मेसोनों पर नाभिकीय प्रतिकर्षण बल कार्य करता है जिससे इसके उत्सर्जन के साथ इनकी क्षय की प्रक्रिया निम्नानुसार होती है। पाई प्लस है वो म्यू प्लस और न्यू प्लस में उत्सर्जित होता है, पाई माइनस है वो म्यू माइनस और न्यू माइनस में उत्सर्जित होता है। पाई प्लस मेसोनों के क्षय से प्राप्त म्यूओन का क्षय पुनः होता है, जो ये पाई प्लस और पाई प्लस से जो म्यू प्लस आया है उत्सर्जन के बाद उसका फिर से क्षय होता है और म्यू प्लस क्षयित होता है न्यू प्लस प्लस न्यू माइनस प्लस ई प्लस पॉजिट्रॉन प्लस ऊर्जा, इसमें से कुछ ऊर्जा निकलती है। जब ये मेसोन किसी पदार्थ से होकर गुजरते हैं तो इनकी ऊर्जा उस पदार्थ को आयनित या उत्तेजित करने में खर्च हो जाती है तथा जब मेसोन की ऊर्जा बोर कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बराबर हो जाती है तो बोर कक्षा का इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को ग्रहण कर उत्सर्जित हो जाता है, जिससे हमें क्या प्राप्त होंगी? अक्स किरणें। जब बोर कक्षा का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है और उसके बाद वह निम्न ऊर्जा स्तर में वापस आता है तो उसे अक्स किरणें प्राप्त होती हैं। मेसोनों का अक्स किरण स्पेक्ट्रम निम्नानुसार होता है। तो जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती जाती है इसकी तीव्रता बढ़ती है और इसकी ऊर्जा 0.995 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है, तो इसके बाद में इसकी तीव्रता कम होती जाती है। उपरोक्त स्पेक्ट्रम से स्पष्ट है कि अक्स किरणों की अधिकतम तीव्रता 0.995 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर होती है। जब ऊर्जा का मान इतना हो जाता है तब तीव्रता अधिकतम होती है, उसके बाद ये कम होनी शुरू हो जाती है, अर्थात बोर कक्षा से 0.995 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, जिससे बोर कक्षा की संरचना की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही न्यूक्लियोनों की बोर कक्षा के इलेक्ट्रॉन के साथ अन्योन्य क्रिया की प्रबलता का भी पता चल जाता है, अर्थात नाभिकीय बल बोर कक्षा के इलेक्ट्रॉन के साथ किस सीमा तक अन्योन्य क्रिया करते हैं उस सीमा या परास को हम ज्ञात कर लेते हैं और उससे हमें नाभिकीय त्रिज्या का अनुमान हो जाता है। तो इस तरह से हम इस विधि से मेसोनिक अक्सकिरण विधि द्वारा नाभिकीय त्रिज्या का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब है न्यूट्रॉन प्रकीर्णन विधि द्वारा नाभिकीय त्रिज्या का मापन। जब उच्च ऊर्जा व उच्च वेग युक्त न्यूट्रॉनों को नाभिक पर बौछारित किया जाता है, जब उच्च ऊर्जा युक्त न्यूट्रॉन नाभिक पर डाले जाते हैं तो नाभिक व न्यूट्रॉनों के मध्य किस प्रकार की अन्योन्य क्रिया नहीं होती, क्योंकि किसी प्रकार की अन्योन्य क्रिया नहीं होगी क्योंकि न्यूट्रॉन के निरावेशित कण के कारण न्यूट्रॉन व नाभिक के मध्य कूलाम्ब बल अनुपस्थित रहता है। यहाँ न्यूट्रॉन निरावेशित है तो कोई भी कूलाम्ब बल इनके बीच नहीं लगेगा, परंतु न्यूट्रॉनों तथा नाभिकों के न्यूक्लियोनों के मध्य नाभिकीय बलों के कारण अन्योन्य क्रिया संपन्न होती है, जिसे न्यूट्रॉन परिकीर्णित हो जाते हैं। यदि न्यूट्रॉन बिंदुवत हो तथा नाभिकीय त्रिज्या r हो तो न्यूट्रॉन का नाभिक से ज्यामितीय प्रकीर्णन क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर हो जाएगा, परंतु न्यूट्रॉन की त्रिज्या लैम्ब्डा क्रॉस हो तो कुल ज्यामितीय प्रकीर्णन परिक्षेत्र सिग्मा जो स्कैटरिंग की वजह से आया है वो कितना हो जाएगा? पाई r की जगह r प्लस लैम्ब्डा क्रॉस का होल स्क्वायर हो जाएगा। परंतु न्यूट्रॉनों का नाभिक से एक समान प्रकीर्णन अवशोषण परिक्षेत्र भी पाया जाता है, जिसका मान सिग्मा एब्जॉर्प्शन हो जाता है पाई r प्लस लैम्ब्डा क्रॉस का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अतः कुल प्रकीर्णन परिक्षेत्र सिग्मा टोटल कितना हो जाता है? जो स्कैटरिंग की वजह से आया है और जो एब्जॉर्प्शन की वजह से आया है। स्कैटरिंग की वजह से है इक्वेशन नंबर 1 में पाई r प्लस लैम्ब्डा क्रॉस स्क्वायर, और ये प्रकीर्णन की वजह से एब्जॉर्प्शन की वजह से जो आया है वो है पाई r प्लस लैम्ब्डा क्रॉस का होल स्क्वायर। तो हमारे पास सिग्मा टोटल हो जाता है 2 पाई r प्लस लैम्ब्डा क्रॉस का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। अतः प्रायोगिक रूप से स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा कुल परिकीर्णन परिक्षेत्र ज्ञात करें। यदि न्यूट्रॉनों का आकार पहले से ज्ञात हो तो नाभिकीय त्रिज्या r का मापन समीकरण 3 की सहायता से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पेक्ट्रोमीटर से परिकीर्णन परिक्षेत्र सिग्मा टोटल आ जाएगा। 2 और पाई कॉन्स्टेंट एम वैल्यूज़ है और हमारे पास अगर लैम्ब्डा क्रॉस है नाभिक की त्रिज्या, ये न्यूट्रॉनों का आकार हमें पहले से पता है तो हम नाभिक की त्रिज्या r ज्ञात कर सकते हैं। नाभिकीय पृष्ठ। ऐसा पृष्ठ
जिसमें भीतर का घनत्व बाहर की तुलना में अत्यधिक हो उसे नाभिकीय पृष्ठ कहते हैं। नाभिक के अंदर एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसमें अंदर का घनत्व तो बहुत अधिक होता है और बाहर न्यूक्लियस में बाहर न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो इस पृष्ठ को कहते हैं नाभिकीय पृष्ठ। नाभिकीय त्रिज्या, नाभिक के केंद्र से नाभिकीय के पृष्ठ की दूरी, मतलब नाभिक का जो केंद्र है उसे नाभिक के पृष्ठ की दूरी क्या कहलाती है? नाभिकीय त्रिज्या। इसे दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है नाभिक के केंद्र से वह दूरी जहां नाभिकीय आवेश घनत्व नाभिक के केंद्र का आधा रह जाता है, नाभिकीय त्रिज्या कहलाती है। तो ये कुछ डेफिनेशन थी नाभिकीय त्रिज्या और नाभिकीय पृष्ठ की जो बार बार इसमें आ रहे हैं। तो ये है हमारा न्यूट्रॉनों के प्रकीर्णन द्वारा त्रिज्या का मान हमने ज्ञात कर लिया है, सिग्मा ज्ञात कर लिया है। और उससे अगर हमारे पास न्यूट्रॉनों का आकार, न्यूट्रॉनों की त्रिज्या पता हो तो हम नाभिक की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। फोर्थ, नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करने की विधि है नाभिकीय आवेश तथा नाभिकीय घनत्व के वितरण का होफ्स्टेडर प्रयोग द्वारा मापन। इसे नाभिकीय त्रिज्या मापन की होफ्स्टेडर विधि या इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन विधि कहते हैं। हमने प्रोटॉनों से और न्यूट्रॉनों से त्रिज्या के मापन को देख लिया है। अब हम इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन विधि देखेंगे। यहाँ पर यह एक चित्र हमें दिखाया गया है। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन त्वरक द्वारा त्वरित होते हैं। यहाँ पर आगे एक पुंज अवरोधक लगा होता है, इससे हमारे पास उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन स्लिट के माध्यम से गुजरते हैं और इनका चुंबकीय विक्षेपण करवाया जाता है। हमें जिस दिशा में इसे ले जाना होता है उस दिशा में ले जाने के लिए इसको चुंबकीय विक्षेपित करवाते हैं तथा हमें इलेक्ट्रॉन का एक पुंज प्राप्त होता है। इस इलेक्ट्रॉन पुंज को जब हम स्वर्णपर्णिका पर प्रकीर्णन कक्ष में डालते हैं, क्योंकि ये उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन है तो इनकी गति भी होती है, तो ये उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन स्वर्णपर्णिका पर टकराते हैं और यहाँ से थीटा कोण पर प्रकीर्णित हो जाते हैं, जिसे चुंबकीय स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है। तो ये पूरा इसका एक सेटअप होता है नाभिकीय त्रिज्या ज्ञात करने की। होफ्स्टेडर विधि का यह एक सेटअप है। तो ये कुछ इस तरह से होता है। तो इसको हम ऐसा समझ सकते हैं इसको कि एक पुंज अवरोधक से उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन आते हैं जिन्हें स्लिट में से गुजारा जाता है, जिनका चुंबकीय विक्षेपण होता है और ये इलेक्ट्रॉन पुंज प्रकीर्णन कक्ष में स्वर्णपर्णिका पर गिरता है और थीटा कोण से प्रकीर्णित होने के बाद चुंबकीय स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है। चित्र अनुसार हॉफस्टेडर ने एक इलेक्ट्रॉन त्वरक से प्राप्त उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन पुंज जिसकी ऊर्जा लगभग 500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी को संवेग विश्लेषण के पश्चात चुंबकीय विक्षेपण से गुजारते हुए प्रकीर्णन कक्ष में प्रवेश कराया, जहां इलेक्ट्रॉन पुंज लक्ष्य स्वर्णपर्णिका पर लंबवत आपतित होते हैं। यहाँ पर इसको लंबवत आपतित करवाया है। स्वर्णपर्णिका पर उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन स्वर्ण नाभिक से प्रत्यक्ष टक्कर कर विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाते हैं, जिससे एक चुंबकीय स्पेक्ट्रोमीटर के भीतर कुछ विश्लेषित किया जाता है तथा स्वर्ण पत्र किसी अक्ष के सापेक्ष स्पेक्ट्रोमीटर को घूर्णित करवाकर इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता का प्रकीर्णन कोण के साथ आलेख खींचते हैं, जिसे हम प्रकीर्णन परिक्षेत्र प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी सहायता से नाभिकीय त्रिज्या ज्ञात की जाती है। होफ्स्टेडर व उसके साथियों ने रदरफोर्ड प्रकीर्णन विधि को इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन हेतु प्रयुक्त किया, जहां उन्होंने नाभिक को बिंदुवत तथा अत्यल्प आयतन में समाहित अनंत द्रव्यमान का लक्ष्य नाभिक माना। नाभिक से प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन हेतु प्रकीर्णन जो परिक्षेत्र है वो आया सिग्मा थीटा इज इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नोट का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन साइन 4 थीटा बाई 2। यह वैसे ही किया है जैसे रदरफोर्ड का प्रकीर्णन सूत्र विधि थी, जिसमें हमने अल्फा कणों का पुंज लिया था। यहाँ इलेक्ट्रॉनों का पुंज लिया गया गतिज ऊर्जा के, परंतु प्रयोग के दौरान त्वरित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अत्यधिक लगभग 500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अतः इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण तथा नाभिक के परिक्षेत्र की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए बिंदुवत नाभिक का प्रकीर्णन परिक्षेत्र सिग्मा थीटा बिंदुवत नाभिक के लिए हो जाएगा जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नोट ई का होल स्क्वायर 1 अपॉन साइन 4 थीटा बाई 2। यह तो था अल्फा कणों के लिए, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और वह त्वरक में से गुजरता हुआ 500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा लिए हुए, तो एक और टर्म इसमें ऐड हो जाती है जो है इससे मल्टीप्लाई होगा कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 ई अपॉन एम सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यह इस इलेक्ट्रॉन के लिए प्रकीर्णन परिक्षेत्र है। यदि नाभिक का आवेश घनत्व रो आर हो तो गोलीय सममित हेतु नाभिक का कुल आवेश जेड ई इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फाइनाइट रो आर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर हो जाएगा।
अतः उपरोक्त आवेश वाले नाभिक हेतु इलेक्ट्रॉन का परिकीर्णन परिक्षेत्र सिग्मा थीटा इज इक्वल्स टू सिग्मा थीटा जो बिंदुवत नाभिक के लिए है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एफ क्यू के होल स्क्वायर से, जहाँ एफ क्यू आवेश रूप गुणक कहलाता है। एफ क्यू क्या है? आवेश रूप गुणक, जो नाभिक के आवेश वितरण पर निर्भर करता है। होफ्स्टेडर तथा उसके साथियों ने इन सभी अवधारणाओं का उपयोग करते हुए नाभिक में आवेश वितरण का निम्न व्यंजक स्थापित किया। रो इज इक्वल्स टू रो नोट अपॉन में 1 प्लस ई की पावर आर माइनस कैपिटल आर अपॉन में डेल्टा, जहाँ रो नोट नाभिक के केंद्र पर आवेश घनत्व है, आर स्मॉल आर नाभिक के केंद्र से दूरी है, कैपिटल आर नाभिक की त्रिज्या है, डेल्टा नाभिक के पृष्ठ की मोटाई है। तो इस तरह से हम यहाँ पर नाभिक की त्रिज्या कैलकुलेट कर सकते हैं नाभिक के केंद्र पर आवेश घनत्व और रो के बीच में ग्राफ प्लॉट करके। आवेश वितरण की दूरी पर निर्भरता के लिए आर और रो आर में उन्होंने एक ग्राफ खींचा, जिससे हम कैपिटल आर की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। होफ्स्टेडर तथा उसके साथियों के अनुसार नाभिक के पृष्ठ से 4.48 डेल्टा दूरी पर आवेश घनत्व रो आर का मान 90% से घटकर 10% हो जाता है। यहाँ हम ग्राफ में देख सकते हैं कि आर इज इक्वल्स टू 4.48 डेल्टा पर रो नोट में ड्रास्टिक चेंज होके यहाँ पर यह आधा ही रह गया आवेश घनत्व, इसे नाभिक की त्रिज्या कहते हैं। तो इस तरह से आर और रो में ग्राफ प्लॉट करके हम कैपिटल आर नाभिक की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। होफ्स्टेडर प्रयोग से नाभिक की त्रिज्या का मापन। होफ्स्टेडर तथा उसके साथियों ने आवेश घनत्व रो आर प्राप्त मानों के आधार पर नाभिक की त्रिज्या हेतु निम्न व्यंजक प्राप्त किया। आर इज इक्वल्स टू, ये आर स्क्वायर का एवरेज का रूट लिया है, इसे रूट मीन स्क्वायर भी बोल सकते हैं। इसकी वैल्यू होती है रूट 1/z ई 0 टू इनफाइनाइट इंटीग्रेट होगा रो आर आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर डी आर है। अतः होफ्स्टेडर के अनुसार नाभिक दृढ़ न्यूक्लियोनों से मिलकर बना होता है। होफ्स्टेडर ने अपने प्रयोग में नाभिक को दृढ़ न्यूक्लियोनों से मिलकर माना है, जिसमें से प्रत्येक न्यूक्लियोन का आयतन है 4/3 पाई आर नोट क्यूब। अतः द्रव्यमान संख्या ए वाले नाभिक का आयतन प्रत्येक न्यूक्लियन का आयतन इंटू द्रव्यमान संख्या, तो प्रत्येक न्यूक्लियन का आयतन 4/3 पाई आर नोट क्यूब है और नाभिक का आयतन है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो यहाँ से 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर नोट क्यूब इंटू ए, यहाँ से आया आर क्यूब इज इक्वल्स टू आर नोट क्यूब इंटू ए, यहाँ से हमारे पास आ जाता है आर इज इक्वल्स टू आर नोट ए रेज टू पावर 1/3। यही हमने किसी भी नाभिक की त्रिज्या कैलकुलेट करने के लिए पहले यूज़ में लिया था फॉर्मूला, तो ये होफ्स्टेडर के प्रयोग से आया हुआ फॉर्मूला है। तो ये थी हमारी 4 विधियाँ। हमने अभी तक 4 विधि निकाल ली है नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए, 4 विधियों का अध्ययन कर लिया है। अब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। यदि नाभिक की त्रिज्या r तथा द्रव्यमान संख्या a में निम्न संबंध हो, r इज इक्वल्स टू 1.3 ए रेज़ टू पावर 1/3 फर्मी, तो नाभिक का घनत्व का मान ज्ञात करना है, d की वैल्यू ज्ञात करनी है और हमें दिया हुआ है एक एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू है 1.66 इंटू 10⁻27 kg। तो घनत्व d इज इक्वल्स टू होता है m/v, m हो जाएगा AMU, क्योंकि यहाँ पर A क्या है? द्रव्यमान संख्या, तो A इंटू AMU, A के AMU होता है 1.66 इंटू 10⁻27 kg अपॉन में V है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ आर क्यूब की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आर क्यूब रखेंगे तो A की पावर 1/3 A हो जाएगा और नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में A है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास इसको सॉल्व करने पर D की पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी 1.8 इंटू 1.8 इंटू 10⁻+17 kg अपॉन मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास नाभिक का घनत्व आया है जो कि 10⁻+17 है, तो नाभिक का घनत्व बहुत अधिक होता है। सेकंड क्वेश्चन है नाभिक के घनत्व ज्ञात कीजिए यदि r इज इक्वल्स टू 1.5 फर्मी, जब 1 AMU दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻26 kg। तो वैसे ही d इक्वल्स टू m/v से ज्ञात कर लेंगे। तो A है AMU है तो AMU 1.66 इंटू 10⁻27 अपॉन में 4/3 पाई की वैल्यू रख देंगे, r क्यूब की वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास d
आ जाएगा 1.13 इंटू 10⁻17 kg/m³। अगेन यह 10⁻17 में है, तो नाभिक इन दोनों न्यूमेरिकल से ये क्लियर होता है कि नाभिक का घनत्व बहुत अधिक होता है।